डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन जो आपका क्लास 11th में चैप्टर है, इसके जो मेन रूल्स हैं, फार्मूले हैं, इनको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको सभी फार्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड एक जगह मिल जाएं। स्ट्रेट लाइंस, तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर 1, अक्षों के समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्सीज। सभी को पता है, हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया है। अक्षों के समीकरण क्या होते हैं? ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, अक्षों का कटान बिंदु। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो गया? y इक्वल टू 0 और y अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये हो गया x इक्वल टू 0। इसके बाद आया अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण, अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस। अब इसमें दो पार्ट हो गए, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर b है, तो इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू b। तो हम कहेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू b। इसी प्रकार अगर हमारी लाइन या रेखा, ये रेखा हो गई, मूल बिंदु के नीचे है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन एट डिस्टेंस b फ्रॉम ओरिजिन, देन अगर कहा जाए इस लाइन पर प्रत्येक बिंदु पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल टू माइनस बी। डिस्टेंस प्लस बी ही रहेगी, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस लाइन पर किसी पॉइंट का, तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर से y अक्ष के, इसके x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू बी अथवा y इक्वल टू माइनस बी, y इक्वल टू बी अथवा y इक्वल टू माइनस बी। इसके बाद मान लीजिए कि
रेखा वाई अक्ष के समांतर है, रेखा हमारी वाई अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु या ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस दाईं ओर रेखा है, इसकी डिस्टेंस ए है। तो इसके प्रत्येक बिंदु के लिए x की वैल्यू a होगी, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू a। और अगर रेखा वाई अक्ष के बाईं ओर है a मात्रक दूरी पर, तब इसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल टू माइनस। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू a अथवा x इक्वल टू माइनस। ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। इसके बाद हम आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? रेखा का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए क्या है? एक्स का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? वाई का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ बी। एंड सी है कांस्टेंट टर्म, अचर पद। अगर कोई रेखा इस फॉर्म में दी है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दी है, तो इस रेखा की प्रवणता, स्लोप या ग्रेडियंट ये हो जाती है, रेखा की प्रवणता या स्लोप या ग्रेडियंट m इक्वल टू माइनस ए अपान बी। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। रेखा के मानक रूप क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, जो कि रेखा के व्यापक समीकरण से रूपांतरित किए जा सकते हैं? तो रेखा के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन। पहला होता है प्रवणता अंतःखंड रूप। प्रवणता अंतःखंड रूप, जैसे कह सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन 0 0, और कोई रेखा इस प्रकार से है, ये हमारी रेखा हो गई, लाइन हो गई, जो कि वाई अक्ष को मूल बिंदु से सी मात्रक की दूरी पर काट रही है। तो इसी कहलाएगा वाई अक्ष पर रेखा द्वारा कटा हुआ अंतःखंड। वाई अक्ष पर रेखा द्वारा कटा हुआ अंतःखंड
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कट बाय द लाइन। और मान लीजिए रेखा जो है एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण थीटा बनाती है। तब इस रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या है, tan थीटा रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता है, और c है रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये आपका हो गया प्रवणता अंतःखंड रूप। दूसरा होता है अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ओरिजिन 0 0 हो गया, और कोई लाइन इस प्रकार से है। ये कोई लाइन हो गई, रेखा हो गई, जो कि एक्स एक्सिस को बिंदु ए पर काट रही है और वाई एक्सिस को बिंदु बी पर काट रही है। मूल बिंदु से ए की दूरी स्मॉल ए है और मूल बिंदु से बी की डिस्टेंस स्मॉल बी है। कहा जाएगा एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पर रेखा द्वारा कटा हुआ अंतःखंड बी है। अब रेखा का समीकरण इस फॉर्म में होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, जहाँ ए क्या है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अंतःखंड क्या होता है, जहाँ पर कोई रेखा एक्स अक्ष को काटती है या वाई अक्ष को काटती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कहलाती है अंतःखंड। और बी क्या है, रेखा द्वारा वाई अक्ष पर, रेखा द्वारा वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड। ये हो गया सेकंड फॉर्म, हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इसके बाद तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब मान लीजिए कि कोई लाइन है इस प्रकार से, मूल बिंदु हो गया 0 0 और मूल बिंदु से रेखा पर लंब OP है और इस लंब की लंबाई है स्मॉल p, और ये जो लंब डाला गया है मूल बिंदु से रेखा पर एक्स अक्ष की धन दिशा से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अल्फा कोण बनाता है। तो इस फॉर्म में लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पर p क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर
डाले गए लंब की लंबाई, और अल्फा क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर लंब का धन x अक्ष से बना कोण। ये हो गया। अब इसके बाद किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो ये हो जाएगा एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मान लीजिए बिंदु, माना कोई रेखा बिंदु x1, y1 से जाती है। रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। फिर इसके बाद दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसके बाद देखते हैं रेखा की प्रवणता, जो कि पहले भी आपने सुना है। रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो नंबर 1, अगर मान लीजिए किसी रेखा का एंगल दिया हुआ है, ये जो कि रेखा x अक्ष की धन दिशा से बना रही है, तो इस रेखा की प्रवणता m इजकल टू होती है tan थीटा। पहला नियम यह है प्रवणता निकालने का, किसी भी रेखा की प्रवणता m इजकल टू tan थीटा। अगर हमको रेखा का x अक्ष से कोण कितना बना रही ये हमको पता है, तो m इजकल टू tan थीटा से निकाल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए दूसरा रूल है कि अगर हमें रेखा पर कोई दो पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हो गया a x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो गया b x2 y2। अब अगर मान लीजिए हम a से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये हुआ हमारा AM, तो और इसी प्रकार B से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ऐसे, इसको मान लिया BM, और A से एक हमने परपेंडिकुलर
बी एन पे डाल दिया, मान लीजिए ए क्यू है। अब हमारा ये ए क्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ओ एन डिस्टेंस हो गई x2, ओ एन डिस्टेंस कितनी हो गई x2, और ओ एम हो गई x2, और ओ एम हो गई ये x1। तो एम एन कितना बचा, एम एन आ जाएगा x2 माइनस x1। बी का निर्देशांक x2 कामा y2, x2 समझिए x2 कामा y2, तो ओ से और बी तक की डिस्टेंस क्या हुई, ओ एन हो गई x2। इसी प्रकार ए का निर्देशांक x1 y1, तो ओ एम हो गई x1। अब हमको चाहिए एम एन, तो एम एन कितना होगा, एम एन बराबर हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम, एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। और जितना एम एन होगा उतना ही ए क्यू हो गया, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इजिकल टू एम एन इजिकल टू ओ एन माइनस ओ एम इजिकल टू x2 माइनस x1। इसी प्रकार जो हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया था एक्स एक्सिस पर, और बी का निर्देशांक है x2 y2, तो ये हमारा बी एन हो गया पूरा y2, और ए एम कितना हो गया y1। अब क्यू एन कितना हुआ, क्यू एन हुआ क्यू एन, तो क्यू एन हो जाएगा, क्यू एन नहीं चाहिए हमको, बी क्यू चाहिए। क्या चाहिए, बी क्यू। बी क्यू हो जाएगा बी एन माइनस एम, बी एन माइनस एम, और ये हो गया y2 माइनस y1। यानी कि अब जितना एम एन है उतना ही ए क्यू है, तो ये हो गया x2 माइनस x1, और बी क्यू कितना हो गया, बी क्यू हो गया हमारा y2 माइनस y1। ये हो गया y2 माइनस y1। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, ये हुई बी क्यू, y2 माइनस y1। अब क्योंकि ए एम पैरेलल टू बी एन, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो गया, थीटा हो गया। आप लोग जानते हैं संगत कोण। अब त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए क्यू बी में tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो गया बी क्यू अपान ए क्यू, और m बराबर होता है tan थीटा, तो m बराबर tan थीटा इजिकल टू बी क्यू कितना हो गया, बी क्यू हो गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो अगर मान लीजिए किसी रेखा पर दो बिंदु मालूम है x1 y1 x2 y2, तब इसकी प्रवणता हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। प्रवणता निकालने के दो हमको नियम पता होगा, एक m इजकल टू tan थीटा, और दूसरा m इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये तो हुई प्रवणता की बात। इसके बाद किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, तो मान लीजिए दी गई रेखा का समीकरण ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद करते ये हैं, समांतर रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक्स और वाई के पदों में कोई चेंज नहीं करेंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे क्योंकि रेखा समांतर है, केवल अचर पद चेंज करेंगे। तो जो समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण, उसको इस प्रकार लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक नया अचर लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का मान क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी शर्त दी होगी जिसकी सहायता से हमको ज्ञात हो जाएगा, और लैम्डा का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख देंगे तो हमें समांतर रेखा का समीकरण मिल जाएगा। प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार लैम्डा का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रखने पर अभीष्ट रिक्वायर्ड समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। ये हो गया समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो भी रेखा दी है, एक्स वाई के जो पद हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अचर पद प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, उसके स्थान पर नया अचर प्लस लैम्डा लिख देते हैं, और इसके बाद प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार लैम्डा का मान ज्ञात करके रखने से समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इसमें मान लिया, माना रेखा का समीकरण निम्न है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब जो लंब रेखा होगी उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंब रेखा का समीकरण निम्नवत लिखते हैं। एक्स और वाई के गुणांकों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और बीच का जो चिन्ह है अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। एक्स का गुणांक ए है, वाई गुणांक बी है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हो गया बी एक्स, बीच में चिन्ह प्लस का था तो यहाँ लिख दिया माइनस ए वाई, और नया अचर हमने म्यू लिख दिया। कोई भी नया अचर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में कोई ना कोई शर्त दी होगी। प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार म्यू का मान, जो भी अचर आपने लिखा है, म्यू लिखा है, लैम्डा लिखा है, टी लिखा है, एस लिखा है, कुछ भी लिख दीजिए, म्यू का मान ज्ञात करके
रखने पर लंब रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। तो ये रेखा के समीकरण ज्ञात करने के कुछ तरीके हमने बताए। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें देखते हैं जिनकी आवश्यकता होगी इस चैप्टर में। रेखा का विभाजन, सेक्शन फार्मूला। रेखा का विभाजक बिंदु, इसे सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। विभाजन दो प्रकार से हो सकता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो अगर मान लीजिए कोई रेखा है ए बी और ए का निर्देशांक है x1, y1, बी का निर्देशांक है x2, y2, बिंदु C है, इसका निर्देशांक x, y, जो कि रेखा AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। माना बिंदु C रेखा AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। तब C का निर्देशांक अंतः विभाजक बिंदु C का निर्देशांक अगर निकालना है तो C का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक, उसकी वैल्यू हो जाती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और C के लिए जो y निर्देशांक है इसकी वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। x निर्देशांक की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y निर्देशांक की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब अगर मान लीजिए C रेखा का मध्य बिंदु है, C अगर रेखा का मिडिल पॉइंट है, यदि C रेखा AB का क्या है, मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, तब क्या हो जाएगा m1 इजकल टू m2। तब फिर x इजकल टू हो जाएगा ऐसी कंडीशन में m1 x2 और m2 इजकल टू भी m1, और ये हो गया x1 अपान m1 प्लस m2 मिलकर हो गया 2m1, और y इजकल टू m1 y2 प्लस m2 इजकल टू m1 y1 अपान m1 प्लस m1। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ऊपर से m1 कॉमन, x1 प्लस x2 अपान 2m1, एंड y कोऑर्डिनेट m1 कॉमन, y1 प्लस y2 अपान 2m1, यहाँ से m1 कैंसिल। और इस प्रकार से किसी रेखा के मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट का निर्देशांक अगर हमें ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है,
कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपान 2। x1 प्लस x2 अपान 2 प्लस y1 प्लस y2 अपान 2। इसके बाद अगर कोई बिंदु C रेखा AB को बाह्यतः विभाजित करता है तब क्या होगा, रेखा का बाह्यतः विभाजक बिंदु, ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कोई रेखा है AB और इसको बिंदु C बाह्यतः विभाजित करता है। A का निर्देशांक x1 y1, B का हो गया x2 y2 और बाह्यतः विभाजक बिंदु इसका निर्देशांक x, y, पॉइंट ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन x, y और AC अनुपाते CB, AC का अनुपात M1 होगा, AC अनुपाते CB M1 अनुपाते M2 है। ये क्या हो गया, M2। AC अनुपात CB इक्वल टू M1 अनुपाते M2। यहाँ पर बाह्यतः विभाजक बिंदु C का निर्देशांक हो जाता है, जहाँ हमने लिखा था अंतः हमें प्लस लगाया था तो यहाँ हो जाएगा माइनस M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2 और y कोऑर्डिनेट होगा M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2। y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। ये हो गया रेखा का बाह्यतः विभाजक बिंदु का निर्देशांक। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 11, त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉइड, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, A से जाने वाली माध्यिका मीडियन AD, B से जाने वाली माध्यिका BE है और C से जाने वाली माध्यिका CF है। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक G। और ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक माध्यिका गुरुत्व केंद्र पर शीर्ष से आधार की ओर 2:1 में अंतः विभाजित होती है, अर्थात AG अनुपात GD इक्वल टू 2:1, BG अनुपात GE इक्वल टू 2:1 और CG अनुपात GF इक्वल टू 2:1। मान लीजिए कि A का निर्देशांक है x1 y1, B का हो गया x2 y2 और C का हो गया x3 y3 और गुरुत्व केंद्र या त्रिभुज का केंद्रक
त्रिभुज का केंद्रक मान लीजिए कि x, y है। क्या है? x, y। तो ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y निर्देशांक होगा केंद्रक का y1 प्लस y2 प्लस y3/3। त्रिभुज का केंद्रक। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम लोग कक्षा 11 में कक्षा 12 में डिटर्मिनेंट्स पढ़ाएंगे सारणिक। वहाँ पर एज डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31। तो आप लोग पहला वाला ही फार्मूला भी कक्षा 11 के स्तर पर याद रखें, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम देखते हैं दो रेखाओं के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं। दो रेखाओं के बीच कोण। तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं इस प्रकार से, और एक रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट m2 है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। तो इनके बीच का जो न्यून कोण है वो थीटा है मान लीजिए। रेखाओं के बीच कोण अधिकांशतः हम लोग रेखाओं के बीच न्यून कोण ही ज्ञात करते हैं। रेखाओं के बीच कोण टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। जहाँ पे m1 क्या है? पहली रेखा की प्रवणता है। m1 पहली रेखा की प्रवणता हो गई और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। पहली रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता। अब यहाँ से दो बातें और पता लगती हैं। रेखाएं समांतर हैं तब उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा, और अगर रेखाएं लंबवत हैं तब रेखाओं की प्रवणताओं में क्या संबंध होगा। तो मान लीजिए यदि दो रेखाएं समांतर हैं तब थीटा इक्वल टू 0, tan 0 इक्वल टू 0, और ऐसी कंडीशन में m1 इक्वल टू हो जाता है m2, यानी कि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगी।
सेकंड, यदि रेखाएं लंबवत हैं, यदि रेखाएं लंबवत हैं तब क्या हो गया, थीटा इजकल टू 90, tan 90 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को लिखेंगे 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब प्रवणताओं के बीच संबंध आ जाता है m1 m2 इजकल टू -1। अगर रेखाएं समांतर हैं तब m1 इजकल टू m2, यानी कि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हो जाएंगी। और अगर रेखाएं लंबवत हैं तो प्रवणताओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ बोथ द लाइन्स विल बी इक्वल टू -1। ये हो गया दो रेखाओं के बीच कोण, समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध। इसके बाद किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई अथवा किसी बिंदु से रेखा की दूरी, तो किसी बिंदु x1 y1 से किसी रेखा पर लंब की लंबाई या दूरी ज्ञात करना, लंबवत दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए कि ये कोई लाइन हो गई ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। कोई बिंदु है p x1 y1, P से इस रेखा पर में डाला गया PQ और लंब की लंबाई है P। तो लंब की लंबाई या लंबवत दूरी या दूरी, इसको हम स्मॉल p कहेंगे, ये होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए x1 y1 ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, तब मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी क्या हो जाती है, मूल बिंदु 0,0 से, मूल बिंदु 0,0 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी या डाले गए लंब की लंबाई, तब ये हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु डाल रहे हैं तो x1 0 y1 0, ये हो जाएगा a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया, p इक्वल टू c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p लिखें या स्मॉल d लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, p या d इक्वल टू c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब इसमें किसी बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई हो गई। हाँ, एक चीज़ और बच रही है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसको भी देखते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए, माना समांतर रेखाओं के समीकरण निम्न है।
क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। अचर पद में अंतर होगा, बाकी सेम रहेगा, दोनों की प्रवणताएं सेम रहेंगी। अब यहाँ पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मान लीजिए स्मॉल d है, इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड यानी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी। अब ये जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, एक तो इस फॉर्मूले से निकल सकती है, दूसरा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि अब दो केस बनते हैं, यदि दोनों समांतर रेखाएं मूल बिंदु के एक ओर हैं, और सेकंड केस एक रेखा मूल बिंदु के एक ओर और दूसरी रेखा दूसरी ओर। हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों रेखाएं मूल बिंदु के एक ओर हैं, एक तरफ हैं। तब क्या होगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, इस प्रकार से। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है d। क्या करेंगे, पहली रेखा पर ओरिजिन से लंब की लंबाई निकालेंगे। मान लो d1 है, पहली रेखा से ओरिजिन से पहली रेखा की दूरी d1 हो गई, और इसके बाद ओरिजिन से सेकंड रेखा, ये हमारी फर्स्ट रेखा है और ये सेकंड रेखा है, सेकंड रेखा पर लंब की लंबाई ये भी 90, ये भी 90, ये मान लीजिए लंब OQ है, और OQ की डिस्टेंस मान लीजिए d2 है। कितनी है, d2। तो ओरिजिन से पहली रेखा पर लंब की लंबाई OP इक्वल टू d1, मूल बिंदु 0 0 से रेखा 1 पर लंब की लंबाई, जैसे हमने इसके पहले बताया, मूल बिंदु से लंब की लंबाई c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर दो रेखाएं ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 है, तो यह हो जाएगा d1 इक्वल टू C1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब की लंबाई ये हो जाएगी OQ, और OQ इक्वल टू d2, और ये हो जाएगी मूल बिंदु 0 0 से रेखा 2 पर लंब की लंबाई तो d2 कितना हो गया, C2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल टू हो जाएगा d1 माइनस d2।
अब सेकंड केस ये बनता है, मान लीजिए एक रेखा मूल बिंदु के एक तरफ है और दूसरी रेखा मूल बिंदु के दूसरी तरफ है। सेकंड केस क्या बनता है, मान लीजिए कि ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 0, एक रेखा हो गई मूल बिंदु के एक तरफ और दूसरी रेखा, दोनों समांतर हैं, मूल बिंदु के दूसरी तरफ। ये हमारी फर्स्ट रेखा हो गई और ये हो गई सेकंड रेखा। तो मूल बिंदु ओरिजिन से पहली रेखा पर लंब की लंबाई निकालो, ये मान लो D1 है, और मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब की लंबाई निकालो, ये मान लो D2 है। इसको मान लिया OP और इसको मान लिया OQ। तब इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर हो जाएगी D1 प्लस D2, और D1 D2 निकालने का तरीका वही है जैसे कि पहले बताया गया है। तो ये कुछ रूल्स हो गए, फार्मूले हो गए स्ट्रेट लाइन संबंधी, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज लगाएंगे और उसमें जो जहाँ जैसी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।